बंदिश महक को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। शेर खान अपने बॉडीगार्ड के साथ जल्दी से गाड़ी में बैठता है और सारी गाड़ियां वहां से निकल जाती हैं। यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वहां पर खड़ी पायल, जो इतनी देर से बंदिश के बॉडीगार्ड ने उसे रोक रखा था कि वह उसे महक के पास नहीं आने दे रहे थे, वह अपने होश में वापस आती है और जल्दी से दादाजी को फ़ोन करती है। लेकिन दादाजी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि इस वक्त वह एक मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने अपना फ़ोन रखा हुआ था, जिस वजह से वह फ़ोन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। इधर पायल परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वह जल्दी से ज्योति के पास फ़ोन करती है, तो ज्योति फ़ोन उठाती है और बोलती है, क्या हुआ है पायल? अभी आप तो कॉलेज गए थे। यह सुनकर पायल कहती है, जल्दी से मुझे दादाजी से बात करनी है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यह सुनकर ज्योति कहती है, दीदी हुआ क्या है, ये तो बताइए। यह सुनकर पायल कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से मेरी बात करवा दो, और अभी रास्ते में हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही आ रही हूँ। ज्योति कहती है, दादाजी बोर्ड मेंबर की मीटिंग में है, मैं जाकर देखती हूँ, तब तक आप होल्ड करिए। तो पायल कहती है, नहीं, तुम दोबारा मुझे फ़ोन कर लेना। वह जल्दी से बाहर निकलकर अस्पताल आने के लिए निकल जाती है। बाहर आकर जल्दी से ऑटो लेती है और उसमें बैठ जाती है और ज्योति के फ़ोन आने का वेट करती रहती है। तभी ज्योति अपने पेशेंट को चेक करके और उसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देकर वह मीटिंग रूम की तरफ चली जाती है। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे दादाजी के असिस्टेंट दिखाई देता है। वह उनके पास जाकर कहती है, अंकल, दादाजी से बात करनी है। पायल कब से दादाजी को फ़ोन कर रही है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये सुनकर दादाजी का असिस्टेंट कहता है कि फ़ोन साइलेंट पर होगा, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है। ज्योति परेशान हो जाती है और वो कहती है, क्योंकि पायल का मेरे पास फ़ोन आया था, उसने कहा है कि उसका दादाजी से बात करना ज़रूरी है। यह सुनकर असिस्टेंट कहता है, आप 15 मिनट रुक जाइए, मीटिंग ओवर होने वाली है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम में से कोई भी मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यह सुनकर ज्योति भी सोच में पड़ जाती है। फिर वह असिस्टेंट की तरफ देखकर कहती है, क्या 15 मिनट में दादाजी की मीटिंग ओवर हो जाएगी? यह सुनकर वह कहता है, हाँ, क्योंकि मीटिंग 2 घंटे से लगातार चल रही है और उन्हें अभी 15 मिनट बाद एक ऑपरेशन के लिए भी जाना है, इसलिए मीटिंग सिर्फ 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी। यह सोचकर, क्या पता जब तक पायल यहाँ आ जाए, यह सोचकर वह वहीं खड़ी रहती है, दादाजी के बाहर आने का इंतजार करती है। इधर बंदिश की गाड़ी में महक लगातार शोर मचा रही थी और उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। वह उसे अपनी गोद में लेकर ही गाड़ी में बैठा रहता है। वह उसे गाड़ी की सीट पर भी नहीं बैठाता और लगातार महक के चेहरे की तरफ देखता रहता है। अब महक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर बंदिश महक के बालों पर हाथ फेरता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह महक को चुप कैसे करे। इधर महक का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि यह इंसान उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए महक कब रोते रोते थक जाती है और थोड़ी देर में वह सो जाती है। ये देखकर आगे बैठा शेर खान बंदिश की तरफ देखकर कहता है, बॉस, ये बेहोश हो चुकी है। यह सुनकर बंदिश कहता है, तुम गाड़ी जल्दी से भगाओ और फार्म हाउस पहुंचो। यह सुनकर शेर खान आगे कुछ नहीं बोलता है और आगे ड्राइवर की तरफ देखता है, तो ड्राइवर शेर खान का इशारा समझकर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। बंदिश अभी तक एकटक महक के चेहरे की तरफ देखता रहता है और उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। इस वक्त बंदिश के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे, बस लगातार महक के चेहरे की ओर देखता रहता है और अपने मन में, क्यों तुम्हें देखते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें मैं बस अपने सीने से लगा कर रखूं, तुम्हें एक मिनट के लिए भी अपने आप से अलग नहीं करूं। तुम्हारे मेरे करीब आते ही ये मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि बाहर आने को हो गया है। मुझे नहीं पता मुझे तुम्हारे साथ कैसे बातें करनी है, कैसे तुम्हें अपनी बात समझानी है। बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगी। बंदिश ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे शेर खान की आवाज़ आती है, जो कह रहा था, सर, फार्म हाउस आ चुका है। यह सुनते ही बंदिश सामने देखता है तो उसे फार्म हाउस नजर आता है। इतनी देर में गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी शेर खान जल्दी से बाहर निकलता है और बंदिश की तरफ का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही मैं को गोद में लेकर बाहर निकलता है और सीधा फार्म हाउस के अंदर जाता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है
और महक को भी अपने रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और उसके पास बैठकर एकटक महक को देखने लगता है। इधर शेर खान जब अंदर आता है तो हैरान हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि बंदिश महक को अपने रूम में लेकर जा रहा है। क्योंकि शेर खान को लगा था कि बंदिश महक को किसी और रूम में लेकर जाएगा, लेकिन जब वह देखता है कि बंदिश महक को सीधा अपने रूम में लेकर गया है तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह सीधा बंदिश के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन वह देखता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। बहुत दरवाजा खटखटाता है तो बंदिश की गुस्से भरी आवाज आती है, कौन है? एक बार को तो शेर खान भी बंदिश की आवाज सुनकर डर जाता है, लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर बंदिश से कहता है, सर महक बेहोश हो चुकी है, क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं? यह सुनकर बंदिश एक बार महक की तरफ देखता है और शेर खान को मना कर देता है और उसे कहता है कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह सुनकर शेर खान वहां से नीचे आ जाता है और लिविंग रूम में चक्कर लगाने लगता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उस लड़की को कुछ हो ना जाए, लेकिन वह बंदिश के गुस्से से भी डरता था, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यही सोचते हुए वह लिविंग रूम में ही बैठ जाता है। ऐसी ही शाम हो जाती है, लेकिन अब तक भी बंदिश ने दरवाजा नहीं खोला था। इधर रूम में जब महक को होश आने लगता है तो वह अपने आसपास देखती है और देखते ही डर जाती है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया नया सा लग रहा था। तभी महक को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, तो वह अपने आसपास नज़र घुमाकर देखती है और उसकी नज़रें सीधा बंदिश की नज़रों से जा मिलती हैं। बंदिश को देखते ही वह डर जाती है और उसे सभी याद आ जाता है कि यह इंसान उसे यहाँ पर उठाकर लेकर आया है। वह बंदिश से पीछे हटकर बेड से चिपक जाती है और कहती है, तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो। और वह फिर से बुरी तरह से रोने लगती है। बंदिश अपना हाथ महक की तरफ लेकर जाने लगता है और उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन महक इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और लगातार रोती रहती है। इन सबसे अब बंदिश फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वह एकदम से महक पर चिल्ला पड़ता है, जिससे महक और बुरी तरह से डर जाती है और डर के कारण वह बेड से उठकर बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वह बाहर नहीं जा पाती है। यह देखकर वह दरवाजे के पास चिपक कर और भी बुरी तरह से रोने लगती है। जब वह देखती है कि बंदिश उसके पास आ रहा है तो वह और भी घबरा जाती है और अपने पास देखने लगती है। जब उसे अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं देता तो वह घबराकर इधर उधर भागने लगती है। इस चक्कर में उसका हाथ एक बॉस से लग जाता है और बांस गिरकर टूट जाता है और वहां पर कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। महक इस चीज पर ध्यान नहीं देती और वो सिर्फ सामने बंदिश की तरफ ही देखती रहती है और सीधा उस कांच के टुकड़ों पर आ जाती है, जिसकी वजह से वह सारे कांच के टुकड़े उसके पैर में चुभ जाते हैं और उसे बहुत दर्द होता है और वह एकदम से चिल्ला पड़ती है। महक को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर बंदिश महक को ध्यान से देखता है तो उसकी नज़र में महक के पैरों पर जाती है, जो खून से सने हुए थे। यह देखकर जल्दी से महक की तरफ भागता है तो महक और पीछे होने लगती है और बंदिश को अपने पास नहीं आने देती है, लेकिन बंदिश यह सब और नहीं बर्दाश्त कर पाता और वह जल्दी से महक के पास जाता है और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और वह उसके पैरों की तरफ देखता है तो उसके पैरों में बहुत सारे कांच चुभे हुए थे। यह देखकर वह जल्दी से उन कांचों को अपने हाथ से निकालने लगता है, जिसमें उसको ज़्यादा दर्द होता है और उसकी आंखों से लगातार पानी गिर रहा था, लेकिन फिर भी वह लगातार एक ही बात बोलती है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अब ये सारी बातें सुनकर बंदिश थक चुका था, इसलिए वह जोर से चिल्लाता है, शट अप। तो महक ये देखकर डर जाती है और चुप हो जाती है। तभी बंदिश महक की तरफ बिना देखे महक के पैर से कांच निकालता है। इन सब में महक के पैर से और भी ज्यादा खून बहने लगता है। यह देखकर बंदिश को कुछ समझ में नहीं आता और वो शेर खान को फोन करता है और उसे फर्स्ट एड लाने के लिए कहता है। इधर शेर खान भी फर्स्ट एड का नाम सुनकर डर जाता है। उसे लगता है कि जरूर बंदिश को चोट लगी होगी। वह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढता है और बंदिश के रूम की तरफ जाता है। वह जल्दी से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन तभी बंदिश रिमोट से दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही शेर खान अंदर जाता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि फर्श पर जगह जगह खून गिरा हुआ था। लेकिन जल्दी से शेर खान बंदिश के पास जाकर पूछता है, बॉस क्या हुआ है आपको? यह सुनकर बंदिश कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, यह फर्स्ट एंड बॉक्स यहाँ रखो और तुम यहाँ से जाओ।
यह सुनकर शेर खान महक की तरफ देखता है, क्योंकि महक के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब वह महक की तरफ देखता है तो उसे महक के पैर खून से सने हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर शेर खान कहता है, सर, मैडम को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, क्या मैं डॉक्टर को बुला लूँ? यह सुनकर बंदिश कहता है, मैंने तुमसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मैं अपने आप पट्टी कर दूंगा। यह सुनकर शेर खान अब कुछ नहीं बोलता और वहाँ से बाहर चला जाता है। शेर खान के जाने के बाद बंदिश दोबारा से दरवाज़ा लॉक कर देता है और महक के पैरों को साफ करके उस पर दवाई लगाने लगता है। लेकिन महक बार बार अपने पैर को अपनी तरफ खींच रही थी। इस वजह से बंदिश को गुस्सा आता है और वह महक के पैरों को अपनी गोद में रख लेता है। इस वजह से बंदिश के भी कपड़े खून में सन जाते हैं, लेकिन बंदिश इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता और वह महक के पैरों पर दवाई लगाकर उस पर पट्टी कर देता है और उसे बेड पर लिटा देता है। लेकिन महक बेड पर लेटी नहीं और दोबारा से बैठ जाती है और यह देखकर अब बंदिश कुछ नहीं करता है, अपनी शर्ट उतारकर बाथरूम में चला जाता है। अस्पताल में अब तक ज्योति मीटिंग रूम के बाहर ही चक्कर लगा रही थी। ऐसे चक्कर लगाते हुए देखकर दादाजी के असिस्टेंट कहते हैं, बेटा, तुम ऐसे परेशान क्यों हो रही हो, 1 मिनट बैठ जाओ। यह सुनकर ज्योति कहती है, पता नहीं अंकल क्या हुआ है, पायल बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने कहा था कि मैं जल्द से जल्द दादाजी से उसकी बात करवा दूं, लेकिन दादाजी तो अब तक मीटिंग में है, मैं कैसे उसकी बात करवाऊं? दादाजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। इतनी देर में मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और सारे बोर्ड मेंबर बाहर निकल कर आते हैं। वह एक बार ज्योति और असिस्टेंट की तरफ देखते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी की नज़र ज्योति पर पड़ती है और वह ज्योति को देखकर कहते हैं, तुम अपने ड्यूटी टाइम में यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनकर ज्योति दादाजी से कहती है, पायल कब से आपको फ़ोन कर रही है, लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए उसने मेरे पास फ़ोन करके आपसे बात करवाने के लिए कहा था, लेकिन आप मीटिंग में थे, इसलिए मैं आपकी बात नहीं कर पाई। सुनकर दादाजी कहते हैं, आखिर ऐसा क्या ज़रूरी काम हो गया जो वह मुझे फ़ोन कर रही थी? उन्हें पता है मैं मीटिंग में हूँ, फिर भी वह मुझे फ़ोन कर रही थी। तभी दादाजी अपना फ़ोन निकाल कर देखते हैं तो उसमें पायल के 15 से 20 मिस कॉल थे और इतने ही कॉलेज के प्रोफेसर के भी मिस कॉल थे। ये देखकर दादाजी को कुछ गड़बड़ लगती है और वे अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो सब उसे इतना फ़ोन कर रहे हैं। तभी वे पायल के पास फ़ोन लगाने लगते हैं, लेकिन पायल का फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह देखकर दादाजी कहते हैं, ये क्या, पायल का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। यह सुनकर ज्योति कहती है, दादाजी, पायल कह रही थी कि वह हॉस्पिटल आ रही है, आप उसका वेट करिए। यह सुनकर दादाजी मीटिंग रूम से अपने केबिन की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से पायल भागती हुई नजर आती है। पायल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, वह बहुत ज़्यादा डरी हुई और पसीने से लथपथ हालत में थी। हॉस्पिटल में सब पायल को ऐसे देखकर खड़े होकर देखने लगते हैं। देखकर दादाजी को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वे पायल के पास आकर उसे खड़ा करते हैं और उसे सांस लेने के लिए कहते हैं। ज्योति की तरफ देखकर कहते हैं, पानी लेकर आओ ज्योति। ज्योति जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आती है और पायल को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद पायल थोड़ी सी रिलैक्स होती है, फिर वह दादाजी की तरफ देखकर रोने लगती है। दादाजी पायल को ऐसे रोते रोते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं और पायल को एक बेंच पर बिठाकर कहते हैं, क्या हुआ है, आराम से बताओ, तुम तो कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने गई थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और महक कहाँ है? महक का नाम सुनते ही पायल और बुरी तरह से रोने लगती है और दादाजी को कहती है, वह लोग महक को उठाकर ले गए, वो बहुत रो रही थी, लेकिन उन लोगों ने महक को नहीं छोड़ा, वह महक को जबरदस्ती से अपनी गाड़ी में लेकर चले गए। यह सुनकर दादाजी, ज्योति और उनका असिस्टेंट सब हैरान हो जाते हैं। फिर दादाजी आराम से पायल से पूछते हैं, बेटा, कौन लेकर गया है महक को? ये सुनकर पायल कहती है, दादाजी, हमें नहीं पता वह लोग कौन थे, उनके पास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे और सबने ब्लैक ड्रेस पहने हुए था और लंबा चौड़ा आदमी आया और महक को उठाकर गाड़ी में लेकर चला गया और वहां पर जितने भी लोग थे महक को बचाने के लिए आ रहे थे, उन सबको उन लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया और वहीं पर घायल छोड़कर वहां से चले गए। उन लोगों ने तो मुझे भी पास नहीं जाने दिया और मुझे भी उन लोगों ने पकड़ लिया था, मुझे भी महक के पास नहीं जाने दिया। दादाजी, मैंने बहुत कोशिश की महक के पास जाने की, लेकिन उन लोगों ने हमें महक के पास नहीं जाने दिया। कई सारे प्रोफेसर भी महक को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सबको उनके बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया।
सबको धमकी दी, किसी ने आगे आने की कोशिश की तो उनका भी यही हाल होगा जो फर्श पर पड़े गार्ड का हाल है। सब डर गए और कोई भी महक के पास नहीं जा पाया। दादाजी, मैं जब से आपके पास फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ तक ऐसे आना पड़ा। दादाजी पायल की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, क्या ये वही लोग थे जो जब महक के बारे में पूछने के लिए आए थे? क्या मैंने उन्हें महक का पता बताकर गलती कर दी? मुझे उन्हें महक का पता नहीं बताना चाहिए था। मुझे वह आदमी पहले ही कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे महक का पता बता दिया। अब मैं क्या करूं? तभी वह जल्दी से अपने रूम में जाते हैं, अपना फ़ोन उठाते हैं और अपने बेटे और पोते को फ़ोन करते हैं। वह जल्दी से उन्हें सब कुछ बता देते हैं। वह सब अपने आदमियों को महक को ढूंढने के लिए लगा देते हैं और दादाजी से कहते हैं कि वे घर आ जाएं। सभी घर आ रहे हैं। फिर दादाजी पायल, ज्योति और अंजलि को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। साथ में दादाजी के असिस्टेंट भी होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अब माजा समझ आ चुका था कि परेशानी गंभीर है, इसलिए वह भी वहां से चले जाते हैं। अस्पताल में अभी किसी को भी यह नहीं बताया गया था कि महक का किडनैप हो गया है, नहीं तो सब लोग डर जाते। थोड़ी देर बाद सब लोग घर पहुंच जाते हैं। दादाजी के घर जाते ही सब लोग उनके पास आकर कहते हैं, क्या हुआ, आज आप घर इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ज्योति, अंजलि और पायल को देखकर भी वह लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी शाम को 7 से पहले घर नहीं आते थे, लेकिन आज तो ये लोग दोपहर से पहले ही घर आ चुके हैं। दादी जी को कुछ गड़बड़ नजर आती है। वह दादाजी की तरफ ध्यान से उन्हें देखने लगती हैं कि दादाजी भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए दादाजी के पास आकर उनसे पूछती है, क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दादाजी पहले दादी जी की तरफ देखते हैं, फिर महक की माँ की तरफ देखकर वह परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता था कि महक की मम्मी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए वह थोड़ी देर चुप रहते हैं और दादी जी की तरफ देखकर कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही हम जल्दी आ गए थे। तो दादी जी दादाजी की तरफ देखकर कहती हैं, नहीं, कुछ तो हुआ है। आप ऐसे बिना वजह इतनी जल्दी घर पर नहीं आते, और आज तो आपकी बोर्ड मेंबर के साथ मीटिंग थी। आप इतनी जल्दी घर नहीं आ सकते। आप सच सच बताइए, क्या हुआ है? यह सुनकर तो अब घर के बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं और मैं की मम्मी और चाची भी वहां जाकर उनके पास खड़ी हो जाती है और दादाजी की तरफ देखने लगती हैं। इतनी देर में उन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है, तो वह सब दरवाजे की तरफ देखती हैं, तो वहां से महक के पापा, चाचा, अमन और करण अंदर आ रहे थे। उन सबको देखकर अब तो सबको पूरा यकीन हो जाता है कि जरूर बात कुछ गंभीर है और इन सबसे छुपाई जा रही है। तभी महक की माँ दादी जी की तरफ देखकर कहती हैं, बाबूजी, क्या हुआ है? आप हम सबसे क्या छुपा रहे हैं? और ये सभी ऑफिस से आ गए हैं, इसका मतलब कुछ बड़ी बात है। यह सुनकर दादाजी कुछ नहीं बोलते और अमन और करण की तरफ देखते हैं, तो वह उनके पास आकर कहते हैं, दादाजी आप परेशान मत होइए, हमने कमिश्नर अंकल को फ़ोन कर दिया है। वह महक को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरी दिल्ली में अपने पुलिस फोर्स लगा दी है। आप बस हमें उस इंसान का हुलिया बताइए जो महक को लेकर गया है। ये सारी बातें सुनकर वहाँ खड़ी दादी जी, महक की माँ और चाची इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि वह वैसे ही धड़ाम से सोफे पर गिर जाती हैं, क्योंकि महक सबकी लाडली थी और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई महक को किडनैप कर सकता है। दादी जी अमन की तरफ देखकर कहती हैं कि तू क्या बकवास कर रहा है, कहाँ है हमारी महक? मैं तो सुबह हॉस्पिटल गई थी इन सब के साथ। ये सब यहाँ है तो अकेले महक को कोई कैसे अपने साथ ले जा सकता है? ये सुनकर दादाजी दादी जी की तरफ देखते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाते। तभी महक के पापा दादाजी के पास आकर कहते हैं, बाबूजी आप यहाँ बैठिए सोफे पर। और फिर वह ज्योति की तरफ देखकर कहते हैं, ज्योति एक गिलास पानी लेकर आओ। ज्योति भी वहां से सहमी हुई खड़ी थी और उसकी आंखों में पानी आया हुआ था, लेकिन वो फिर भी जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आती है और अपने बड़े पापा को दे देती है। उसके बड़े पापा गिलास हाथ में लेते हैं और दादाजी को पिलाते हैं। दादाजी उनकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं महक का ख्याल नहीं रख पाया, ये सब मेरी गलती है। वह सब लोग जब अस्पताल आए तो मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड भी थे और वो लोग भी बड़े डरावने से नजर आ रहे थे। लेकिन मुझे महक को अपने किसी पेशेंट को चेक करवाने के लिए पूछ रहे थे। मैंने उनसे कहा भी कि मैं किसी और डॉक्टर को उनके साथ भेज देता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझसे कहा कि नहीं, उनको बस महक से ही इलाज करवाना है। इसलिए मैंने ही उन्हें महक का पता बता दिया कि महक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए गई है, वह थोड़ी देर में आ जाएगी।
लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, उनको इमरजेंसी है और उन्हें अभी महक की ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा नहीं सोचा और उन्हें महक का पता बता दिया। मुझे सारी सच्चाई पता चली तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह सुनकर दादी जी कहती हैं, ये आपने क्या किया? अपने हाथों से ही महक का पता उन्हें बता दिया और वह लोग हमारी महक को लेकर चले गए। अब हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वह लोग कौन है और महक को क्यों लेकर गए हैं? यह सुनकर करण और अमन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है जो महक को उठाकर ले गए। लेकिन फिर भी वो दादाजी के पास जाते हैं और उनके घुटनों के पास बैठकर कहते हैं, दादाजी आप परेशान मत होइए, हम महक को ढूंढ लेंगे, आप परेशान मत होइए। यह सुनकर दादाजी की आंखों में पानी आ जाता है और वो अमन का हाथ पकड़कर कहते हैं, अमन प्लीज मेरी महक को ढूंढ लो, मैं मेरी महक के बिना नहीं रह सकता। तुम जानते हो मैं महक से कितना प्यार करता हूँ। यह सुनकर दादी जी रोने लगती हैं और कहती हैं, आपने ही तो उन्हें हमारी महक का पता बता दिया। यह सुनकर महक के पापा दादी के पास आकर बैठ जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, माँ इसमें बाबूजी की कोई गलती नहीं है। आप सोचकर देखिए, अगर आप हॉस्पिटल में होती और आपसे कोई आकर कहता कि महक का पता बता दीजिए, उनको महक से इलाज करवाना है और इमरजेंसी है, तो क्या आप महक का पता नहीं बता देती? तो इसमें बाबूजी की कोई गलती नहीं है। दादी जी भी उनकी बात सुनकर चुप हो जाती हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि महक हॉस्पिटल में काम करती है और अगर दादाजी महक का पता नहीं बताते तो उन्हें कहीं ना कहीं से तो महक का पता लग ही जाता। अगर बाबूजी महक का पता नहीं बताते तो भी वो लोग पता लगा लेते, क्योंकि वो महक को ले जाने के लिए ही आए थे। यह सुनकर दादी जी उनकी तरफ देखकर कहती हैं, लेकिन हमारी महक ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वह हमारी महक को अपने साथ लेकर चले गए? यह सुनकर अमन कहता है, दादी माँ वह तो हमें उनसे मिलकर ही पता चलेगा कि आखिर वह महक को अपने साथ क्यों लेकर गए हैं। यह सुनकर महक के पापा अमन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम एक बार पुलिस कमिश्नर को फोन करो और पता करो कि उन्हें क्या पता चला है। यह सुनकर हाँ कहता है और पुलिस कमिश्नर को फ़ोन मिलाता है और उनसे यह पूछता है कि उन्हें क्या पता चला। तो उधर से कमिश्नर सर कहते हैं, अभी तक हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन हम वहाँ कॉलेज में आए हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहे हैं। थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया है। अमन यह सुनने के बाद कहता है, ठीक है, मैं भी आपके पास आता हूँ, और वो फ़ोन रख देता है। फिर अमन अपने पापा और दादाजी की तरफ देखकर कहता है, कमिश्नर अंकल इस वक्त कॉलेज में हैं और वह सीसीटीवी फुटेज निकलवा रहे हैं ताकि वह पता लगा सकें कि यह सब किसने किया है। यह सुनकर करण कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर महक के पापा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी अमन उन्हें मना कर देता है और कहता है, नहीं आप यहीं रहिए और दादाजी को संभालिए। दादाजी के साथ रहना भी जरूरी है और हो सकता है हमारे जाने के बाद यहाँ पर कोई फ़ोन कॉल आए या कोई खबर आ जाए महक के बारे में, तो आपका घर पर रहना जरूरी है। यह सुनकर चाचा जी भी अपने भाई की तरफ देखकर कहते हैं, भाई अमन सही कह रहा है, आप यहीं रहिए, हम दोनों यहीं रहते हैं और बाबूजी का ख्याल रखते हैं। और हो सकता है महक के किडनैप करने वाला हमें फ़ोन करे या उसके बारे में पता चल जाए, तो हम सब एक साथ नहीं जा सकते। यह सुनकर महक के पापा भी हाँ कर देते हैं और अमन और करण को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। दादाजी की हाँ सुनकर वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही दोनों कॉलेज में पहुँच जाते हैं। उनके जाने के बाद घर में दादाजी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वह मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि उनकी महक उन्हें वापस मिल जाए। कॉलेज में पहुंचने के बाद वह सीधा उस ऑफिस में जाते हैं जहां पर पूरे कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज देख सकते थे। वहां जाकर वह देखते हैं तो उनके कमिश्नर अंकल पहले से ही उन्हें सारी सीसीटीवी दिखाने के लिए कहते हैं। वह सब सीसीटीवी देखने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि वहां पर बहुत सारे आदमी आए थे और उन सबके बीच में से एक इंसान निकला था, दिखाई नहीं देता, जो मैक को अपने साथ लेकर गया है। तभी कमिश्नर अंकल उनके बॉडीगार्ड के बैच को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले भी इस बैच को कहीं देखा है, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस बैच को कहाँ देखा है। वह बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें थोड़ा थोड़ा याद आता है कि यह तो मुंबई के नंबर 1 बिजनेस किंग, यहाँ तक कि उनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी हैं, ये उनके बॉडीगार्ड हो सकते हैं। उनके बॉडीगार्ड का ये बैच बंदिश चौहान का है, डेविल के नाम से भी जानते हैं। यह देखकर वह कमिश्नर बुरी तरह से डर जाता है
और उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। इधर करण और अमन भी कमिश्नर को ध्यान से देखते हैं और उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वह फिर भी उनके पास जाकर पूछते हैं, अंकल क्या हुआ है और आपको इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है? क्या आप इन लोगों को जानते हैं जो महक को लेकर गए हैं? यह सुनकर कमिश्नर थोड़ी देर चुप रहते हैं और फिर उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे डाउट है। फिर वह कैमरे की तरफ इशारा करके अमन को समझाते हैं, ये देखो, इस बॉडीगार्ड की ड्रेस पर तुम्हें बैच नजर आ रहा है। मैं बस इसे थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने यह बैच जहाँ देखा है, अगर ये इंसान हकीकत में वही है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके आगे तो पुलिस कमिश्नर या कोई भी हो कुछ नहीं कर सकता। वह अपने आप में ही पूरी मुंबई की ताकत अपने साथ लेकर चलता है। यह सुनकर वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और फिर कमिश्नर की तरफ देखकर कहते हैं, कमिश्नर अंकल, आप साफ साफ बताइए, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कमिश्नर उनकी तरफ देखकर कहते हैं, तुमने मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा, जिसने बहुत कम वक्त में ही अपना नाम इतना ऊपर उठा लिया है कि वो किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। उसका सिर्फ डेविल नाम ही काफी है। अमन और करण हैरानी से कमिश्नर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सर हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया। तो कमिश्नर उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, मैं मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून बंदिश चौहान की बात कर रहा हूँ, जिन्हें लोग डेविल के नाम से भी जानते हैं। यह सुनकर तो करण और अमन भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने भी बंदिश के बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि वह कितना खतरनाक और क्रूअल है। उसके आगे किसी की चलती नहीं है और उसे लोग डेविल के नाम से भी जानते हैं। यह सुनते ही वह दोनों घबरा जाते हैं और कमिश्नर की तरफ देखकर कहते हैं, अंकल, लेकिन उसकी हमारी महक से क्या दुश्मनी है? वह हमारी महक को अपने साथ क्यों लेकर गया है? हमारी महक तो कभी मुंबई गई भी नहीं है, तो उसका उस इंसान से क्या लेना? और वह हमारी महक को क्यों लेकर गया है? कमिश्नर उन दोनों को ऐसे पैनिक करता हुआ देखकर उन्हें शांत करते हैं और कहते हैं, मुझे सिर्फ डाउट है, वह हो सकते हैं, मैं अच्छी तरह से नहीं कह सकता। मैंने भी कभी उनको नहीं देखा है, उनके किसी के आसपास के आदमी को भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं कभी भी मुंबई नहीं गया हूँ। मैंने बस अपने सीनियर से उनके बारे में सुना है कि मैं कभी भी जगदीश चौहान के रास्ते में ना आऊँ, इसलिए बस वह समय समय पर हमें सतर्क करते रहते हैं। जब भी उनका कोई ऑर्डर या सामान दिल्ली में आता है तो हमें पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि हम उनसे कोसों दूर रहें। हाँ, हम इतना ये भी जानते हैं कि वह कभी भी गैर कानूनी काम अपनी इंडिया में नहीं करता है। उसका रूल है, ना ही किसी को करने देता है। अगर उसे पता चलता है कि कोई हमारी इंडिया में ड्रग्स स्मगलिंग करता है या फिर लड़कियों के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो वो पुलिस से पहले भी एक्शन लेता है। इसीलिए सब बंदिश चौहान के आगे झुकते हैं और उसकी बातें मानते हैं। यह सुनकर अमन कहता है, लेकिन अंकल, हम क्या करें? हमें पता कैसे चलेगा कि ये उसने किया है या किसी और ने? अगर उसने किया है तो उसने क्यों किया है? आखिर हमारी महक से उसकी क्या दुश्मनी है? यह सुनकर कमिश्नर अंकल कहते हैं, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास उसके कुछ आदमियों के नंबर हैं, मैं उनसे पता करने की कोशिश करता हूँ कि बंदिश कहाँ पर है। अगर वह दिल्ली में होगा तो ज़रूर ये उसी के आदमी है, क्योंकि मैं इनके बैच को पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वह अपना फ़ोन लेकर साइड में चले जाते हैं और किसी को फ़ोन करने लगते हैं। इधर करण और अमन भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। उनके पास घर से फ़ोन आता है तो अमन फ़ोन उठा लेता है। उधर से अमन के पापा बोलते हैं, अमन, कुछ पता चला? यह सुनकर अमन खामोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद में वही सब कुछ बता देता है जो अभी कमिश्नर अंकल ने उसे बताया था। यह सुनकर उसके पापा भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बंदिश के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। इसलिए वह भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि अगर ये काम बंदिश का है तो उनके लिए महक को वापस लाना आसान नहीं होगा। यही सब सोचते हुए वह भी वही एकदम सोफे पर गिर जाते हैं। उन्हें ऐसे सोफे पर गिरता हुआ देखकर उनकी पत्नी और भाई उनकी तरफ भागते हैं और उन्हें होल्ड करके बिठाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? उनकी आवाज़ सुन महक के पापा अपने होश में वापस आते हैं और अपने आसपास देखकर अपने आप को थोड़ा सा संभालते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे इतना परेशान होंगे तो बाकी के घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और दादाजी
और दादी जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह अपने आप को थोड़ा संभालते हैं और कहते हैं, कुछ नहीं, वो एकदम से मुझे चक्कर आ गया था, इसलिए मैं गिर गया। यह सुनकर उनकी पत्नी जल्दी से उनके लिए पानी लेकर आती हैं और उन्हें पिलाती हैं। लेकिन महक के चाचा अपने भाई की ऐसी हालत देखकर समझ गए थे कि बात जरूर कुछ ज्यादा गंभीर है। वह ये बात घर में किसी को बताना नहीं चाहते। अपने भाई की तरफ देखकर कहते हैं, चलो भाई, थोड़ी देर स्टडी रूम में चलते हैं और कुछ बात करते हैं। यह सुनकर महक के पापा भी समझ जाते हैं कि उसका भाई उसकी परेशानी समझ चुका है। इसलिए वह भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं और वह दोनों स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। इधर कॉलेज में सब टीचर प्रोफेसर अभी तक कॉलेज में ही थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि कॉलेज में क्या हुआ। तभी पुलिस वाले उन्हें एक एक करके पूछताछ करके वहां से घर भेज देते हैं और सब बच्चों को भी उनके घर भेज दिया जाता है। इधर कमिश्नर भी किसी से फोन पर बात करते हैं और अमन की तरफ देखकर कहते हैं, ये तो पता चल चुका है कि कल से बंदिश चौहान यहाँ दिल्ली में ही देखा गया है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि महक को उठाने में हाथ है या नहीं। अभी ये पता लगाना बाकी है। यह सुनकर अमन कहता है, तो जल्दी महक वहाँ परेशान हो रही होगी। ये सुनकर कमिश्नर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी फोर्स लगा दी है। वह दिल्ली से बाहर महक को नहीं लेकर जा सकते। वह कोई भी हो, अगर उसने महक को दिल्ली से बाहर ले जाने की कोशिश की तो हम तक खबर पहुंच जाएगी। मैं इतना तो यकीन से कह सकता हूँ कि महक अब तक दिल्ली में ही है। यह सुनकर अमन भी थोड़ा सा शांत होता है, क्योंकि महक अगर दिल्ली में है तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर कहीं और महक को ले जाया गया तो उन लोगों के लिए महक को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यह बात अमन और करण अच्छी तरह से जानते हैं। फार्म हाउस में इधर अपने रूम में बंदे सब तक महक को वैसे ही अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। वह वहां से एक मिनट के लिए भी नहीं हिला था। और यहाँ नीचे शेर खान अब तक परेशान बैठा था, क्योंकि अब तक कई घंटे हो चुके थे। ना तो बंदिश ने कमरे का दरवाजा खोला था और ना ही उसने खाने पीने का सामान अंदर लिया था। और जिस चीज को लेकर शेर खान भी बहुत ज्यादा परेशान था, उसे डर था कि कहीं बंदिश गुस्से में उस लड़की को कोई चोट ना पहुंचा दे, क्योंकि उसने देख लिया था कि वह लड़की मासूम और भोली भाली और मासूम लड़की है, जिसे दुनिया की कोई खबर नहीं। क्योंकि इतने वक्त के बाद शेर खान लड़कियों को देखकर इतना जान जाता था कि कौन सी लड़की चालाक है और कौन सीधी सादी है। शेर खान तो मैं की फोटो देखकर ही समझ गया था कि यह लड़की बहुत सीधी सादी और सिंपल लड़की है। उसे बस ये समझ में नहीं आ रहा था कि बंदिश ने उसे कहाँ देख लिया, डेविल की नजरों में आ गई। लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। वह अच्छी तरह से जानता था बंदिश के पागलपन को। पिछले 2 साल से वह महक को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, तो इसका कुछ मतलब होगा। लेकिन यहाँ शेर खान की परेशानी की वजह एक और थी। उसे डर था कि कहीं बंदिश को वह एलर्जी दोबारा ना हो जाए और उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो उसके लिए बंदिश को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एलर्जी इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। उसमें बंदिश की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, अपने आप से दवाई तक नहीं ले पाता। इसलिए उसकी सारी दवाइयाँ शेर खान के पास है। इसलिए शेर खान आज अब तक लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था। यहाँ शेर खान के पास कुछ आदमी आकर कहते हैं, सर, उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरी दिल्ली शहर में नाकाबंदी हो चुकी है और उसे हर जगह ढूंढा जा रहा है। और मुझे लगता है उन लोगों को हमारे बारे में थोड़ा कुछ हिंट मिल गया है। इसलिए बंदिश के बारे में भी पूछा जा रहा है कि वह यहाँ दिल्ली में है या नहीं। यह सुनकर शेर खान कहते हैं, वह तो मैं जानता था कि यह तो होना ही है, क्योंकि हम दिन दहाड़े कॉलेज से एक लड़की को उठाकर ले आए, तो ये छोटी बात तो नहीं है। इसके लिए सवाल तो उठेंगे ही। चिंता मत करो, मैं अपने आप संभाल लूंगा। मैं अभी को फोन करके उससे बात कर लेता हूँ। इधर ऊपर बंदिश के कमरे में अब महक को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखती है, तो उसकी आंखें बंदिश की आंखों से जा मिलती हैं। और ये देखते ही वो फिर से डर जाती है और वह जल्दी से उठकर बेड से भागने लगती है। लेकिन उसे अपने पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। वापस से बेड पर ही बैठ जाती है। यह देखकर बंदिश उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम कब तक ऐसे भागने की कोशिश करोगी? यहाँ बैठो और आराम से बैठो, नहीं तो तुम्हारे पैर में फिर से खून आने लगेगा। ये सुनकर महक बंदिश को धक्का देती है और बंदिश से कहती है, मुझसे दूर रहो, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सारी बातें सुनकर बंदिश का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। गुस्से में उठता है, दीवार पर अपना हाथ दे मारता है।
जिससे उसके हाथ में खून निकलने लगता है और वहां पर खून टपकने लगता है। यह देखकर मैक और भी बुरी तरह से डर जाती है और सिकुड़कर बेड पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर बंदिश मैक के पास आता है और अपने हाथ उसके चेहरे के पास ले जाकर उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ देखने के लिए कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये रोना धोना बंद करो। मुझे तुम्हें ऐसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए रोना बंद करो। लेकिन तभी वह देखता है कि उसके सारे हाथों का खून महक के चेहरे और पूरे कपड़ों पर फैल जाता है, जिससे महक पूरी तरह से खून में हो जाती है। यह देखकर बंदिश उसे खड़ी करता है और बाथरूम में लेकर जाता है। यह देखकर महक और भी बुरी तरह से डर जाती है कि वह उसे बाथरूम में क्यों लेकर जा रहा है। वह छटपटाने लगती है और अपने आप को पीछे की तरफ खींचती है और कहती है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो बंदिश उससे कहता है, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से खून से खराब हो चुके हैं। अपने आप को साफ करो और ये कपड़े चेंज करो। ये देखकर महक कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। अब बंदिश की क्षमता जवाब दे जाती है और वह उसे खींचकर बाथरूम में ले जाता है और वहां ले जाकर उसे बाथ टब में डाल देता है और पानी चालू कर देता है। ये देखकर महक बुरी तरह से डर जाती है और रोने लगती है और बंदिश को अपने नजदीक आने से रोकती है। लेकिन बंदिश उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके चेहरे को अच्छी तरह से साफ करने लगता है। फिर धीरे धीरे वह महक को अपने हाथों से साफ करने लगता है। इतनी देर पानी में रहने की वजह से महक के पैरों में दर्द बढ़ जाता है और उसके पैरों से दोबारा खून आने लगता है। जब बंदिश ये देखता है कि पानी में खून नजर आ रहा है तो वह महक के पैर उठाकर देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि गीले होने से महक की पट्टी गीली हो जाएगी, जिससे महक का जख्म दोबारा से खुल जाएगा और खून आना शुरू हो गया। यह देखकर जल्दी से महक की पट्टी खोल देता है और उसके पैर भी अच्छी तरह से साफ करता है और महक को अपनी गोद में उठाता है और एक टॉवल लेकर उससे महक को अच्छी तरह से कवर कर देता है और उसे अंदर बेडरूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। तो वो देखता है कि महक बेहोश हो चुकी है। यह देखकर बंदिश महक के चेहरे को देखता है, जो रोने की वजह से मुरझाया हुआ लग रहा था। यह देखते हुए बंदिश महक के पास आ जाता है और उसके बालों को दूसरे तौलिए से पोंछता है और फिर उसकी बॉडी को सोचने लगता है। बंदिश महक की बॉडी को ध्यान से देखता है और अपने मन में कहता है, तो ऐसी होती हैं लड़कियां, सो हॉट एंड सेक्सी। यह तो बहुत सुंदर है। बंदिश कभी भी किसी औरत के करीब नहीं गया था, क्योंकि उसे लड़कियों से एलर्जी थी, इसलिए वह हमेशा ही लड़कियों से दूर रहता था। इसलिए बंदिश महक की बॉडी को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और वह उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं। फिर वह अपनी एक शर्ट लेकर महक को पहना देता है। शर्ट पहनाने के बाद वह महक के पैरों पर दोबारा से पट्टी करता है और उसे अच्छी तरह से लिटाकर वहीं सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगता है और थोड़ी देर बाद उठकर वह महक का बैग उठाता है, जो उसके आदमियों ने उसे लाकर दिया था। जब वह महक को उठाकर लाया था तो महक का बैग वहीं पर गिर गया था, जो उससे बॉडीगार्ड ने उठा लिया था और फिर बंदिश की गाड़ी में रख दिया था। शेर खान ने वह बैग उसके कमरे में भिजवा दिया था। अब बंदिश उस बैग को उठाकर खोलता है और उसमें से सारा सामान निकालने लगता है। उसमें से महक का फोन निकालता है और एक महक की डायरी होती है और महक की माँ और पापा के साथ उसकी फोटो होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सारी चीज़ों को निकाल कर एक साइड रख देता है और महक की डायरी उठाकर उसे पढ़ने लगता है। उसमें पहले पेज पर लिखा हुआ था कि जब वह छोटी थी उसका बचपन का ही सपना था कि वह एक डॉक्टर बनेगी और इस सपने को पंख उसके दोस्त ने दिए थे। वह बचपन से ही आलोक के बहुत करीब थी। आलोक का नाम पढ़कर पता नहीं क्यों बंदिश को अजीब सा लगता है। फिर वो ध्यान से डायरी को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था कि जब वह 10th क्लास में थी उसके सामने वाले घर में एक दादा दादी जी आकर रहने लगे थे और उनके साथ एक 17 साल का लड़का और एक 10 साल की लड़की थी, जो उनके पोता पोती थे। थोड़े दिन तक वह उन्हें गार्डन में बैठे हुए बात करते हुए देखती है। फिर वह धीरे धीरे दादा दादी जी के साथ उन लोगों के घर जाती है और उनसे बातें करती है। उनसे बातें करते हुए मेरी दोस्ती आलोक से हो गई और मैं आलोक को बहुत पसंद करने लगी थी। मैं कोई भी काम करने से पहले उससे जरूर पूछती थी और आलोक भी मेरे हर काम में मुझे सपोर्ट करते थे और मुझे हर चीज अच्छे से समझाते थे। आलोक मेरे भाई यमन और करण जितना ही था।
इसीलिए उसने अपने आप अपने पापा का बिजनेस स्टैंड कर लिया था। इसीलिए उसकी दोस्ती भाइयों से भी हो गई। इसलिए वह अक्सर हमारे घर आने लगा था और हम सबके साथ ज़्यादातर टाइम हमारे घर में ही रहता था। इसलिए हमारी दोस्ती और भी गहरी होती गई। अब वह अपने बिजनेस में बिजी हो गया था और मैं भी अपनी स्टडी के लिए बिजी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं वक्त निकाल कर रात को जरूर आलोक से मिलने के लिए जाती थी, जिससे वह कई बार मुझे डांट भी देता था। इतनी रात को अपने घर से क्यों आती हूँ, कोई गलत समझेगा। लेकिन मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी और दोबारा से अगले दिन चली जाती थी। इसलिए वह भी कुछ नहीं कहता था। उसे भी मेरी हरकतों की आदत हो चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे आलू का बिजनेस बढ़ाना था और उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। शहर से बाहर जाता था तो मैं बहुत उदास हो जाती थी। मेरा मन भी नहीं लगता था। लेकिन आलोक आते ही मुझे मना लेता था। अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आता और मुझे मना लेता। ऐसे ही हम दोनों की दोस्ती अब और गहरी होती गई। मैं 12th पास कर ली थी और मैं अपनी 12th की मार्कशीट लेकर सबसे पहले आलोक के पास गई और सीधा उसके रूम में चली गई। जब मैंने देखा तो उल्टा लेट कर सो रहा था, क्योंकि वह अब 2 घंटे पहले ही मनाली से आया था मीटिंग अटेंड करके। लेकिन मैंने उसे सोने नहीं दिया। मैं चुपचाप जाकर उसकी पीठ पर बैठ गई। वो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर जब उसने मुझे देखा तो पहले तो उसने मुझे डांटा कि मैं चुपके से उसके कमरे में क्यों आई और उसके ऊपर ऐसे क्यों बैठी हूँ। अगर कोई देख लेता तो क्या कहता। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी मार्कशीट उसे दिखाने लगी। फिर मैंने उसके गाल पर एक किस कर दिया, जिससे वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे लेकर लिविंग रूम में आ गया और दादा दादी जी के पास बैठकर मुझसे बातें करने लगा। उसके बाद मैं अपने घर गई तो मेरे घर आया और हम सबने मिलकर पार्टी मनाई। उसके बाद 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, जिससे मैं उससे बहुत नाराज थी। लेकिन मुझे समझाया कि मुझे भी स्टडी कंप्लीट करनी है और उसने मुझे ये भी समझाया कि उसके लिए उसके पिता का बिजनेस संभालना होगा और मीटिंग के लिए बाहर भी जाना होगा। और फिर उसने मुझे समझाया कि मुझे भी अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। अभी मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं उसके जाने से खुश नहीं थी, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे समझ चुकी थी मैं उसको पसंद करने लगी हूँ और मैं उससे दूर नहीं रह सकती। लेकिन अभी ये बात आलोक को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं आलोक की आंखों में भी अपने लिए वही फीलिंग देखी थी। ऐसे टाइम निकल गया। आलोक 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से आया। जब तक मैं उसके दादा दादी और उसकी छोटी बहन के साथ बातें करती, और फिर ज्योति भी हॉस्टल से आ चुकी थी, तो मिलकर खूब खेलते थे। लेकिन मुझे आलू की कमी बहुत खलती थी, इसलिए मैं कई बार उसे फ़ोन भी मिलाती थी। लेकिन उसने एक दिन मुझसे बात करके फ़ोन रख दिया, ये कहने के बाद कि अगर एक बार उसने मुझसे बात कर ली तो फिर वह मुझसे बातें करे बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए वह वहाँ आकर ही मुझसे बात करेगा। तो मैं समझ गई थी कि आलोक के मन में भी वही फीलिंग है। तभी 2 साल बाद आलोक को वापस आया तो मैं ऐसे ही चुपके से उसके रूम में चली गई, जहाँ वह ऐसे ही शर्ट उतार कर बेड पर लेटा हुआ था। मैं चुपचाप जाकर उसके पास बेड पर ही लेट गई और एक टक उसे देखने लगी। जब आलोक की आंखें खुली और उसने मुझे अपने पास लेटे हुए देखा तो वह एक बार को तो हैरान हुआ, फिर मुझे पलटकर मेरे ऊपर आ गया और मुझसे कहा, अगर तुम ऐसे छुपते हुए मेरे कमरे में आओगी तो कोई भी गलत समझ लेगा। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर आप सबसे हमारे बारे में बात कर लीजिए। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ आप मेरी फीलिंग के बारे में जानते हैं। तभी मुझे अपने करीब किया और मेरे पूरे चेहरे पर किस करने लगा। वह ऐसे ही काफ़ी देर तक मेरे पूरे चेहरे पर किस करता रहा और लास्ट में मेरे होठों पर किस किया, जिससे मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैं भी उसको रिटर्न किस दे रही थी। तभी थोड़ी देर बाद अलग होने के बाद कहते हैं कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और डॉक्टर बन जाओ, जब तक मैं भी अपना पूरा बिजनेस संभाल लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे और अपने घर वालों से हमारे बारे में बात करूंगा। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बहुत टाइट आलोक को हक किया हुआ था। तभी वहां बाहर से खटखटाने की आवाज़ आई। तो वह आवाज़ आलोक की दादी की थी, जो कह रही थी, बेटा तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारे कमरे में कौन है। यह सुनकर हम दोनों ही डर गए, क्योंकि मैं बालकनी से छुपते छुपाते हुए आलोक के रूम में गई थी। किसी को नहीं पता था कि मैं उसके रूम में हूँ। मुझे दोबारा जाता दादी ने देख लिया तो क्या होगा, हम दादी को बता देते हैं। आलोक ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें मेरे रूम में देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तुम एक काम करो, बाथरूम में छुप जाओ। लेकिन मैं नहीं मानी और वापस बालकनी में जाकर वापस उस पेड़ पर चली गई जहां से मैं आई थी।
क्योंकि पेड़ की एक टहनी सीधा मेरी बालकनी में जाती थी। पेड़ की टहनी पर चढ़ते हुए सीधा अपनी बालकनी में आ गई। ये देखकर आलोक बहुत डर गया था, कहीं मैं गिर ना जाऊं और मुझे ना लग जाए। लेकिन मैं अपनी बालकनी में जाकर मैं आलोक को एक आंख दबाकर सब कुछ ठीक होने के लिए कहा। यह देखकर आलोक ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह काफी डर गया था। उसके बाद ही उसने जाकर दरवाजा खोला तो दादी ने कहा, तुम किससे बातें कर रहे थे? तभी आलोक ने कहा, नहीं दादी, मैं तो फोन चला रहा था। मेरी मीटिंग चल रही थी। आपने उसकी आवाज सुनी होगी। लेकिन दादी को शायद हम पर शक हो चुका था, इसलिए दादी ने आलोक के कान पकड़कर कहा, मुझे बहुत जल्दी भाई साहब से तुम्हारे और महक के लिए बात करनी होगी, नहीं तो तुम दोनों ऐसे ही छिपते हुए मिलते रहोगे। यह सुनकर आलोक शर्मा गया। उसके बाद आलोक ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया कि दादी हमारे बारे में जानती हैं। उसके बाद मैं भी दादी के सामने जाने से थोड़ा शर्माने लगी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। हमें नहीं लगता कि हम कभी ऐसे अलग होंगे, कि कभी मिलेंगे नहीं। बंदिश ने डायरी से काफी पेज पढ़े थे। जब वह दूसरा पेज पलटने लगता है तो उसकी नजर अपने आप ही महक पर चली जाती है। और पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगता कि महक किसी और के इतने करीब थी। लेकिन पता नहीं क्यों यह डायरी पढ़कर महक की तरफ देखते हुए उसका दिल बार बार धड़क रहा था, जो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये डायरी पढ़ने से उसका इतनी जोर से दिल क्यों धड़क रहा है। और अब तक उसे यह भी पता नहीं चला था उसको कहाँ देखा है, जो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। और उसने पेंटिंग भी बनाई थी। अब तक बंदिश अपने सारे सवालों से घिरा हुआ था, क्योंकि अब उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। और अब तो उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह महक की तरफ ऐसे क्यों खिंचा चला जा रहा है और उसका दिल बार बार क्यों महक की तरफ खींचा जा रहा है। जब महक को पैरों में चोट लगी तो बंदिश की आंखों में पानी आ रहा था। यह उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बंदिश के साथ क्या हो रहा है। तभी बंदिश के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है और वो दरवाजा खोल देता है और अंदर आने के लिए बोलता है तो शेर खान रूम के अंदर आ जाता है। उसके हाथ में खाने की प्लेट होती है और वो उसके सामने रख कर कहता है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ना ही उस लड़की ने खाया है, इसीलिए आप दोनों का खाना लेकर आया हूँ। ये कहने के बाद शेर खान अपनी नजर चारों तरफ घुमाता है और महक को देखने की कोशिश करता है। लेकिन महक कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि महक बिस्तर पर लेटी हुई थी, जिससे कोई भी महक को नहीं देख सकता था। लेकिन शेर खान ने रूम की हालत देख ली, जहाँ पर जगह जगह कांच के टुकड़े और खून नजर आ रहा था। ये देखकर शेर खान थोड़ा परेशान हो जाता है और बंदिश की तरफ देखकर कहता है, बॉस, आपको कहीं चोट लगी है? यह सुनकर बंदिश सवालिया नजरों से शेर खान की तरफ देखता है तो शेर खान कमरे में पड़े खून और कांच की तरफ इशारा करके कहता है, सारे कमरे में खून है। यह सुनकर बंदिश को समझ आता है कि शेर खान को लग रहा है कि बंदिश को चोट लगी है। कहता है, नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सुनकर शेर खान कहता है, सर, क्या मैं रूम क्लीन करवा दूँ? यह सुनकर बंदिश एक बार बेड की तरफ देखता है, जहाँ पर महक लेटी हुई थी। तभी उसे याद आता है कि महक ने सिर्फ एक शर्ट पहनी है, तो शेर खान को मना कर देता है और उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। शेर खान भी अब कोई सवाल नहीं करता और चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद शेर खान थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना तो समझ चुका था कि चोट महक को लगी है और अगर महक को ज्यादा गहरी चोट आई है तो उसे इन्फेक्शन होने का डर है। लेकिन बंदिश ने अब तक डॉक्टर को बुलाने के लिए नहीं कहा था। यही सोचते हुए शेर खान लिविंग रूम में इधर उधर चक्कर काटता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे थोड़ी देर में याद आता है कि उसे राजन या दक्ष को यहाँ बुला लेना चाहिए, क्योंकि अब उन दोनों में से कोई एक ही बंदिश को संभाल सकता है। वह लोग उसके सामने डरते नहीं हैं और डटकर खड़े हो जाते हैं और वही अब बंदिश को महक का इलाज करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि बंदिश को पागलपन और जुनून में यह नहीं दिखाई दे रहा है कि महक को बहुत ज्यादा चोट आई है। यह सोचते हुए शेर खान अपना फोन उठाता है और दक्ष को फोन करने लगता है। इधर रूम के अंदर बंदिश सोफे से उठकर बेड के पास जाता है और महक को ध्यान से देखता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो महक को सबसे छुपा कर रखे और किसी को भी महक के करीब नहीं आने दे। यही वजह थी कि उसने अब तक किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया था, क्योंकि वह किसी को भी महक के करीब नहीं आने देना चाहता था। वह एकटक महक को देखता है और महक के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है
लेकिन फिर रुक जाता है। वह ध्यान से महक की आंखों को देखता है, फिर उसकी नाक को, और फिर उसकी नज़र महक के होठों पर टिक जाती है, जो बिल्कुल हल्के गुलाबी कलर के थे। और उनको देखते हुए पता नहीं क्यों बंदिश को अपने अंदर एक गर्माहट महसूस होती है और उसे लगता है कि वह अभी महक के होठों को अपने अंदर समा ले। यही सोचते हुए वह महक के नजदीक जाने लगता है और महक के होठों पर अपने होठ रखकर ऐसे ही महक को देखता रहता है। वह बिल्कुल भी हरकत नहीं करता है जिससे महक कुछ कह सके। वह बस ऐसे ही होठों को अपने होठ में बंद रखता है और महक को महसूस करने लगता है। धीरे धीरे अपना एक हाथ महक के गाल पर ले जाता है और उसके माथे से बालों को हटाता है, जो उसके माथे पर बार बार हवा से बाल आ रहे थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।